नमस्कार। अंग्रेजी शासन की स्थापना भारत में जो हो रही है उसमें मैसूर की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैसूर को पाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसे में मैसूर के अंदर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किस तरीके से कब तक मैसूर को कैसे संभाला था ये आपको समझना है। लेकिन आगे बढ़ूं मैं उससे पहले ये आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है आपके लिए, ये लेक्चर आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस, पीसीएस प्रीलिम्स, पीसीएस मेंस, आरओ प्रीलिम्स, आरओ मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस लेवल पर आकर के आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको मदद मिलेगी। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक पार्ट को कवर करने की कोशिश की है एंग्लो मैसूर वार के अंदर। बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप, लास्ट तक बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा। और उसके बाद क्योंकि जो बातें समझाने के क्रम में मैक्सिमम आपके कंटेंट में लिखी जा सकती हैं वो हमने इसमें डाल दिया है, जिससे कि कभी दोबारा आप सिर्फ ये पीपीटी को स्क्रॉल कर लें ऐसे तो आपको वो कहानी सामने मिल जाए, पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता दोबारा ना पड़े। ठीक है, तसल्ली से बिल्कुल पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। एक बहुत ही डिसिसिव वार की पूरी सीरीज रही है जहां पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैप इसलिए साथियों कि मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री सो डेफिनेटली मैप का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आप देखो जब तक मैप क्लियर नहीं होगा आपके दिमाग में ना अप्रोच नहीं बनती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ लोकेशंस आपको दिखाऊंगा, उन लोकेशंस को समझिएगा। ये जो डॉटेड लाइन, जो ब्लू डॉटेड लाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसके पैरेलल अब मैं रेड डॉट बना रहा हूं, ये पूरी की पूरी टेरिटरी आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये निजाम की टेरिटरी है। और निजाम का सेंटर ऑफ पावर क्या होगा जी? हैदराबाद होगा। और निजाम के पास ही शक्तियां थी दक्कन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की। इसी क्रम में आप देखेंगे कि निजाम से बिल्कुल लगी हुई जो बाउंड्री सीमाएं दिखाई दे रही हैं, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैसूर का एरिया था। आप इसे समझ सकते हैं कि काफी सेंट्रल पोजीशन है। लेकिन इसमें जो आपके लिए समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए यहां पर एक कोस्टल सिटी मैंगलोर दिखाई दे रही है और उसके जस्ट नीचे ये माहे दिखाई दे रहा है। और माहे के साथ साथ आप देखिए इधर मद्रास दिखाई दे रहा है आपको, और मद्रास के साथ साथ इधर पांडिचेरी दिखाई दे रहा है आपको। तो आप सब जानते हैं कि मद्रास पर अंग्रेजों का कंट्रोल था और वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके पांडिचेरी तक सीमित कर दिया था। अब अंग्रेजों को अपना व्यापार जब बढ़ाना है, ब्रिटिश ट्रेड को बूस्ट करना है, तो उन सच सिचुएशन माहे उनको चाहिए, एट एनी कॉस्ट माहे चाहिए। और इस कोस्ट पर अभी हम आएंगे। आपको देखिए यहां पर आप इस वाले मैप में देखें तो ये करिकल है जस्ट पांडिचेरी से नीचे। तो माहे और करिकल ये दोनों ही कोस्ट लाइन के जो ट्रेड पॉइंट्स हैं ये अंग्रेजों को चाहिए एट एनी कॉस्ट। और आप देखेंगे कि जो माहे पर कंट्रोल नजर आएगा वो कहीं ना कहीं मैसूर का नजर आएगा। तो एक तो ये कारण बनेगा। दूसरा यह है कि मैसूर बहुत प्रोडक्टिव होगा एग्रीकल्चरली, कृषि के रूप में मैसूर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैसूर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, काफी समृद्धि होगी मैसूर के अंदर। ऐसे में अंग्रेजों को मैसूर चाहिए। अब मैसूर को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे ये आप समझिए ध्यान से। इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर देखिए, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या क्या समझना होगा। एक तो वाडियार डायनेस्टी को समझना पड़ेगा, इस पर भी क्वेश्चन लिंक होते हैं। हैदर अली को समझना पड़ेगा, टीपू सुल्तान को समझना पड़ेगा, और साथ में कुल जो 4 बार अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध लड़े गए हैं वो एंग्लो मैसूर वार को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, एक एक करके क्विक एंड फास्ट देखते हैं। चूंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है इसलिए जो लिखा है उसे हम आपको पढ़ते हुए समझा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आएगी। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले वाडियार डायनेस्टी को समझते हैं। कहा जा रहा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है 1565 में, ये भी काफी डिसिसिव युद्ध रहा है, which dealt a devastating blow to the विजयनगर किंगडम, several smaller kingdom emerged from its। 1565 में जब विजयनगर साम्राज्य को एक बहुत बड़ा विनाशकारी झटका लगता है तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य दक्षिण भारत में उभरते हैं। तालीकोटा के युद्ध को आप जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य टूटता है, और क्या होता है जब साम्राज्य टूटेगा तो छोटे छोटे राज्य बनते हैं। ऐसे में एक डायनेस्टी बनती है, किंगडम बनता है जिसे आप वाडियार किंगडम कहते हैं। और इसकी स्थापना लगभग 1612 का टाइम पीरियड देखिएगा। एक हिंदू शासक जिसका नाम आप पढ़ेंगे यहाँ पर कृष्णराज वाडियार, चिक्का कृष्णराज वाडियार, ये कई बार पूछा भी गया है। तो चिक्का कृष्णराज वाडियार के द्वारा डेवलप हो रही है, जिनका जो रूलिंग पीरियड आपको दिखाई दे रहा है वो 1734 से 1766 के बीच का दिखाई दे रहा है, 1734 टू 1766।
अब ये ध्यान दीजिएगा, ये चिक्का कृष्णराज वाडियार जो है वो एक हिंदू शासक, और एक हिंदू शासक के शासन काल में आप देख सकते हैं, एक हिंदू शासक के शासन काल में एक मक्का के कुरैश फैमिली से संबंध रखने वाला व्यक्ति जिसका नाम हैदर अली है, हैदर अली, वो किस तरीके से इंटर करेगा और देखते ही देखते वो पूरे किंगडम के अंदर एक कमांडर के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा। यानी कि हैदर अली की योग्यता पर आप शक नहीं कर सकते हैं कि हैदर अली योग्य नहीं था। हैदर अली बहुत योग्य था, आपको अभी मैं बताऊंगा। हाँ, ये एक बात और समझिएगा कि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था। इसका मतलब ये सच है कि डिप्लोमेसी या मिलिट्री या इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, पावर को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप किताबी ज्ञान आपके पास हो ही। यदि किताबी ज्ञान नहीं भी है तब भी आप इनको बेहतर समझ सकते हैं। कि एग्जाम्पल आपको हैदर अली का दे सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल आप अकबर का ले सकते हैं, जिसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी इकोनॉमी की अच्छी समझ है, मिलिट्री की अच्छी समझ है, सोसाइटी की अच्छी समझ है, पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है, डिप्लोमेसी की अच्छी समझ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई मानदंड नहीं है कि नहीं आपके पास किताबी ज्ञान होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप पढ़िए हैदर अली के बारे में और समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ही वाज बॉर्न इन 1721, वो 1721 में इसका जन्म होता है, राइट। और इसके बाद ये अपना जो कैरियर का शुरुआत करता है वो एक घुड़सवार के रूप में शुरुआत करता है। घुड़सवार मतलब एक सामान्य सैनिक। कहां पर? मैसूर आर्मी के अंदर। और मैसूर आर्मी के अंदर नंदराज और देवराज के कंट्रोल में एक घुड़सवार के रूप में अपना कैरियर का शुरुआत करता है। कौन? हैदर अली, राइट। एक घुड़सवार सैनिक से शुरुआत करते करते मैं आपको बता रहा हूं कि वो मिलिट्री कमांडर के रूप में स्टैब्लिश करता है अपने आप को। सब कुछ उसी के हाथ में होता है। जो हिंदू शासक थे बस वो एक कठपुतली शासक बन चुके थे। सारा डिसीजन और सारा प्रमुख निर्णय कौन ले रहा है? हैदर अली ले रहा है। अब ऐसे में समझिएगा कि समस्या कहां पर उत्पन्न हो रही है। समस्या हो रही है 1767 में, जब अंग्रेजों को लग रहा है कि यह सही मौका है, हमें मैसूर चाहिए। अंग्रेजों को ऐसा क्यों लगेगा? देखिए, किसी भी युद्ध के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, एक बैकग्राउंड होता है। अचानक से कोई युद्ध शुरू नहीं होता है। क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, पहले वो समझेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस युद्ध में क्या हुआ और फिर युद्ध समाप्त कैसे हुआ। लेकिन जरा 1767 से पहले नजर डाला जाए तो 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिया था दक्षिण भारत में, वहीं तमिलनाडु में। और उसके बाद 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में ला करके खड़ा कर दिया। यानी कि अंग्रेज बंगाल में नवाब बनाएंगे, ढेर सारा पैसा लेकर के आ रहे हैं, मिलिट्री बहुत मजबूत हो रही है। और इससे जस्ट पहले आप देखेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर ने अंग्रेजों के कॉन्फिडेंस को आसमान पर ला करके खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर की आर्मी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की आर्मी और मीर कासिम की आर्मी ज्वाइंटली हार गई थी हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऐसे में जो अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस है वो कहां पर है? एकदम पीक पर है। उन्हें लग रहा है कि मैसूर तो हम यूं चुटकियों में ले लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हैदर अली की पावर को समझना पड़ेगा। क्या हो रहा है देखिए, यही बात जो यहां पर लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया कि बंगाल पर अपनी सफल विजय के बाद अंग्रेजों को अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा हो गया। उसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि चूंकि अंग्रेज बहुत बड़े डिप्लोमेट थे तो उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ 1766 में एक ट्रीटी साइन कर लिया। क्या ट्रीटी साइन कर लिया? कि भाई निजाम, तुम्हें यदि खतरा कहीं से है तो कहां से है? मैसूर से है, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे जब भी कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आएगी। और इससे पहले एक पॉइंट और समझिएगा, जो कर्नाटिक वार में आपने पढ़ा, एयरकॉट कर्नाटिक की राजधानी थी, तो कर्नाटिक के नवाब की मदद कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। यानी कि अंग्रेजों के फ्रेंड के रूप में कर्नाटिक है। और कर्नाटिक के नवाब और हैदर अली का आपस में पहले से ही मनमुटाव है और क्षेत्रीय विवाद है। मराठों से पहले ही विवाद हैदर अली का। यानी कि हैदर अली की टेरिटरी को जरा समझिए इस मैप में समझिए यहां पर। तो इस मैप में देखो जरा, एक तरफ निजाम है, निजाम को अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ रहो, यहां पर भी इंग्लिश फ्रेंड हो रहे हैं। एक तरफ मराठा है, मराठों से ऑलरेडी मनमुटाव चल रहा है। एक तरफ कर्नाटिक है, इधर भी मनमुटाव चल रहा है। और इस तरफ मद्रास में ऑलरेडी अंग्रेज खुद ही बैठे हुए हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है ये। तो आप ये समझो कि तीनों तरफ तो दुश्मन है, चारों तरफ। तो जब किसी भी टेरिटरी के 3-4 तरफ से दुश्मन होंगे तो उसको वहां पर अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। और अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने मराठों को, हैदराबाद के निजाम को और कर्नाटक के नवाब का आपस में अलायंस बनाया और कहा कि मैसूर पर एक साथ अटैक करेंगे और जो मिलेगा सब बांट लेंगे। हैदर अली के सामने चुनौती समझिए कितनी बड़ी है। लेकिन हैदर अली के बारे में हमने बताया कि ही वाज अ बेटर डिप्लोमेट। उसने इस अलायंस को ही तोड़ दिया। अपनी कूटनीतिक समझ से उसने निजाम को अलग समझा लिया, मराठा को अलग समझा लिया
और कर्नाटक के नवाब को अलग समझा लिया। अब अंग्रेज पड़ गए अकेले, ध्यान दीजिएगा, अब अंग्रेज पड़ गए अकेले। और ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ऐसे में जो बातें मैंने आपको अभी तक समझाई है वो यहां पर लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ना, ठीक है। अब ऐसे में अंग्रेजों के ऊपर होगा युद्ध, समझ रहे हैं, और युद्ध की स्थिति ऐसी बनेगी कि हैदर अली अपनी पावर का यूज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ना शुरू करेगा। एक टेक्निकल पॉइंट यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार के हथियार अंग्रेजों के पास होंगे, ठीक उसी प्रकार के हथियार मैसूर के पास भी होंगे। उसका एक कारण यह है कि मैसूर की दोस्ती थी फ्रांसीसियों से, और जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ब्रिटेन के इंग्लैंड में बंदूक बनेगी, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्रांस में भी बनेगी। तो जो फ्रांस जिसका दुश्मन, जिसका दोस्त होगा, उसके पास उस प्रकार की बंदूकें आएंगी। इसका मतलब है कि हैदर अली की आर्मी अंग्रेजों की आर्मी के सामने भागने वाली नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप गोली चलाओगे और हम लाठी डंडे लेके खड़े हैं, आप गोली चला रहे तो हम भी गोली चलाएंगे। इसका मतलब है कि बंदूकों की लड़ाई है ये, और ऐसे में आर्मी कमजोर नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा, 1.5 साल तक दोनों के बीच में युद्ध चलेगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप खुद बताइए, यदि आप एक लंबे समय तक युद्ध लड़ें और कोई रिजल्ट ना निकले, तो अंत में आप क्या कहते हैं कि सर समझौता ही कर लेते हैं। तो 2 साल तक लगभग युद्ध चलता है, 1.5 से 2 साल तक, और अंत में हैदर, अब इसमें भी देखो एक चीज होती है, समझौता कौन करता है जानते हो? आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, प्रशासन में जाना, समझिएगा इस बात को। यदि आपको लग रहा है कि युद्ध हो रहा है और हमारा कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है एज कंपेरिजन टू अदर्स, इकोनॉमिक लॉस की संभावनाएं आपकी ज्यादा है लॉन्ग टर्म में, और आपको लग रहा है कि यदि आज हम युद्ध रोक दें तो हम अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो समझौते की पहल आपकी तरफ से पहले हो जाएगी। समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जल्दी पहल कर ले। हैदर अली अंग्रेजों के सामने एक प्रपोजल रखता है कि लड़ाई में तो देखो कुछ होगा नहीं, आओ एक ट्रीटी कर लेते हैं, और उसी ट्रीटी को आप नाम देते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। यानी कि मद्रास में बैठ करके कुछ बात होगी, इसे हम नाम देंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हो रही है वो कैसे हो रही है, मद्रास की संधि के साथ हो रही है। और मद्रास की संधि जो हो रही है वो याद रखिएगा इसके बीच में हो रही है, हैदर अली के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हो रही है, ठीक है। संधियों के प्रोविजंस वैसे सामान्यतया पीसीएस प्रीलिम्स तक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनकेस आप आईएएस प्रीलिम्स या पीसीएस मेंस या आईएएस मेंस लिख रहे होंगे तो वहां पर ये आपके काम आएगा, वहां पर थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। संधि हो गई, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि एक बार ठीक से मनमुटाव हो गया, युद्ध हो गया, तो चाहे जितने भी समझौते हो जाएं, वो अगली बारी युद्ध और अगली बारी मनमुटाव का एक बेस पहले से ही बना होता है। अगली बारी जब होगा तो और भीषण होगा, आसान नहीं होता है वो, ठीक है। यही नियम होता है युद्ध का, आप समझ रहे होंगे। दोनों मौका ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। क्या बताएंगे? एक बात और है, मौका मिलेगा तो बताएंगे ही, लेकिन उस मौका वो मिले उसके लिए हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। ताकत को कितना बढ़ा रहे हैं? डिंडीगुल में पूरा आर्सेनल बना करके, शस्त्रागार बना करके शस्त्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बंदूकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि अब लड़ेंगे। और इधर टीपू सुल्तान का बेटा, माफ करेगा, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जवान हो गया है, यंग है, और उसकी भी जो खून है वो एकदम उबल रहा है युद्ध के लिए कि हम भी लड़ेंगे। वक्त आ चुका है उसके भी लड़ने का। 1780 क्या हो रहा है 1780 में, जरा उसे समझना है। 1780 में देखिए पृष्ठभूमि कैसे बदल रही है, पहले पृष्ठभूमि को समझिएगा। आपको अभी अभी हमने बताया कि जो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि की थी, इस मद्रास की संधि का उल्लंघन करने की बात आ रही है कि भाई जब मराठे हमला कर रहे हैं तो उस पर अंग्रेज जो है वो हैदर अली का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। संधि में बात तय हुई थी कि अंग्रेज हैदर अली का सपोर्ट करेंगे। साथ में उनको यह लग रहा है हैदर अली को कि अंग्रेजों से तो ज्यादा अच्छा कौन है, फ्रांसीसी हैं। वो उनकी आर्मी के लिए बंदूकें, साल्ट पीटर और सीसा ये सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में दुश्मन है, और यदि लग रहा है कि फ्रांसीसी हमारी अच्छी मदद करेंगे तो बेहतर होगा कि हम फ्रांसीसियों के साथ संबंध लेकर के चलें। ऐसे में विवाद शुरू हो रहा है, और जब विवाद शुरू हो रहा है तो देखिएगा जो फ्रांसीसी युद्ध सामग्री है, मालाबार तट पर फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे के माध्यम से मैसूर लाया जा रहा है। जरा लोकेशन देखिए, ये माहे है। यदि ये माहे पोर्ट कंट्रोल में रहेगा तो यहां से जो भी सामान आएगा इंग्लैंड से, फ्रांस से, कहीं से भी, मतलब समंदर की तरफ से, उसे आप आराम से मैसूर शिफ्ट करोगे, मैसूर शिफ्ट करोगे आप उसको। तो यदि माहे कंट्रोल में चला है, अब सोचिए फ्रांसीसी युद्ध सामग्री यदि आएगी तो अंग्रेजों के लिए तनाव बढ़ेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए अंग्रेज क्या चाहेंगे कि हमें यहां पर माहे हमको मिले। और यहीं पर साथ साथ यह भी समझना है कि सेम उसी टाइम पर अमेरिका के अंदर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ है।
फ्रांसीसी जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों के साथ खड़े हो जा रहे हैं, और हैदर अली के फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन में जो अंग्रेजों की चिंता है वो क्या हो जा रही है, बढ़ती चली जा रही है कि भाई हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ रहेगा, फ्रांसीसी और हैदर अली एक साथ मिल गए तो दक्षिण भारत में हमें दोबारा से परेशान कर सकते हैं, इसकी संभावना है। ऐसे में क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली द इंग्लिश अटेम्प्टेड टू कैप्चर माहे, अंग्रेज क्या कैप्चर करना चाहेंगे, माहे कैप्चर करना चाहेंगे। हैदर अली कंसिडर्ड अंडर हिज प्रोटेक्शन एंड ही परसीव्ड दिस एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी। हैदर अली को लगेगा कि अंग्रेजों द्वारा माहे को अपने कंट्रोल में लिए जाने का मतलब है कि हमें सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है, क्योंकि माहे हमारे कंट्रोल का हिस्सा है और हमारे टेरिटरी पर कंट्रोल बनाने का मतलब है अंग्रेज हमसे माहे छीन लेना चाहते हैं। अब क्या होगा देखेंगे आप। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, हैदर अली फॉर्म्ड एन एंटी इंग्लिश अलायंस। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजेदार बात है, हैदर अली ने अंग्रेजों के अगेंस्ट एक अलायंस बना लिया, किसके साथ, मराठा एंड निजाम, यानी कि जिस मराठा और निजाम को मिला करके पहले एंग्लो मैसूर में अंग्रेज हैदर अली पर अटैक करना चाहते थे, उन्हीं दोनों को मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक अलायंस बना लिया गया है। ही लॉन्च्ड एन अटैक इन द कर्नाटिक, कैप्चरिंग एयरकॉट एंड डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बैली। कर्नल बैली के नेतृत्व में 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, यानी कि अंग्रेजी सेना 1781 में कर्नल बैली के नेतृत्व में दूसरे एंग्लो मैसूर में क्या होती है, हैदर अली की सेना से हार जाती है। डिस्पाइट द इंग्लिश मैनेजिंग टू डिटैच द मराठा एंड निजाम फ्रॉम हैदर साइड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आयरकूट, हैदर अली रिमेन्ड अनडिटर्ड एंड कन्फ्रंटेड द इंग्लिश। अब यानी कि देखो ध्यान समझना कि अलायंस को तोड़ने में कामयाबी मिल रही है किसके नेतृत्व में, आयरकूट के नेतृत्व में, लेकिन हैदर अली अपने आप को अकेला होते हुए भी कमजोर महसूस नहीं कर रहा है, डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा है और ताकत से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक छोटा सा युद्ध होता है जिसे आप कहते हैं पोर्टोनो का युद्ध, कई बार पूछा गया है। पोर्टोनो का युद्ध 1 जुलाई 1781 में पोर्टोनो का युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की हार होती है, लेकिन उसने दोबारा अपनी सेना को संगठित कर लिया और सेना को संगठित करने के बाद दोबारा उसने हराया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रेथवेट जो उनका कमांडर था उसको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। अब अंग्रेजों को हैदर अली की एक्चुअल ताकत समझ में आ चुकी है और इसी बीच में आप देखेंगे तो 1782 में दिसंबर के महीने में हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाएगी और इसी समय टीपू कमान संभालेगा युद्ध का और लगभग 2 साल तक युद्ध चलेगा 1784 तक। और 1784 के बाद टीपू को समझ आ जाएगा कि भाई इस तरीके से युद्ध को कंटिन्यू करना राज्य के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं तो क्या होगा, एक समझौता करना पड़ेगा और उसी समझौते को आप नाम देते हैं मैंगलोर की संधि। यानी कि पहले एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो संधि होगी वो मद्रास की संधि और दूसरे के बाद जो होगी वो मैंगलोर की संधि। और इसी युद्ध के बाद टीपू अपने नाम के साथ आगे लगाएगा खान बहादुर और पीछे लगाएगा सुल्तान, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, खान बहादुर टीपू सुल्तान। बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, यानी कि टीपू अपनी पावर की पराकाष्ठा की तरफ आगे अब बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर की संधि से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड का जब टाइम आ रहा है तो जरा बैकग्राउंड को समझिएगा कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जब टाइम है तो इससे पहले 1786 में आप देखेंगे ये टाइम जो है वो 1790 टू 92 का है, 1790 टू 92 एडी का है। ध्यान देंगे, इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले आप देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का एक गवर्नर जनरल बनकर के आता है बंगाल का और वो काफी स्टेब्लिश करता है, अंग्रेजों की ताकत को बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। और उसी के शासनकाल में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है टीपू के साथ। कैसे समझिएगा, कहा जा रहा है कि अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टीपू एंड स्टेट ऑफ त्रावणकोर। ये देखिए जरा ध्यान से, इधर ये कोचीन दिखाई दे रहा है, ये कोचीन है, ये कोचीन की बात हम कर रहे हैं यहां पर, और नीचे ये त्रावणकोर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, कहा जा रहा है कि अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टीपू एंड स्टेट ऑफ त्रावणकोर व्हेन त्रावणकोर परचेज्ड जलकोटल एंड कन्नौर फ्रॉम द डच इन कोचीन स्टेट। कोचीन स्टेट जो था वो डचों के नियंत्रण में था और कोचीन स्टेट के अंदर जलकोटल और कन्नौर को खरीद लेते हैं कौन, त्रावणकोर स्टेट के लोग। ऐसे में टीपू के साथ विवाद उत्पन्न हो जाता है।
और विवाद इस बात का उत्पन्न होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि त्रावणकोर ने अपने सॉवरेन राइट का वायलेशन किया है और ये बात टीपू को बहुत बुरी लगती है। और ऐसे में कॉन्सिक्वेंटली इन अप्रैल 90 टीपू डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट त्रावणकोर टू रीस्टोर हिज राइट्स। ध्यान से समझना, त्रावणकोर ने क्या कर लिया, टीपू सुल्तान ने क्या कर लिया, त्रावणकोर के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया है। अब ऐसे में ध्यान दीजिएगा कि त्रावणकोर पर हुआ हमला अंग्रेजों पर हुआ हमला माना जाएगा। अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ देते हुए टीपू पर हमला कर दिया और यह तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कहलाया। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें अब सोचिए, यहां पर मैप देखो जी, त्रावणकोर है, इधर आपको ये मद्रास प्रेसिडेंसी दिखाई दे रही है, बीच में यहां पर आपको मैसूर दिखाई देगा। तो अब मैसूर पर हमला कितने तरफ से हो रहा है जी, त्रावणकोर पर हमला हुआ था तो त्रावणकोर की आर्मी जो भी होगी लड़ेगी, अंग्रेज लड़ रहे हैं। और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और कर्नाटक के नवाब का अलायंस भी बना रखा था, हैदराबाद के निजाम का अलायंस भी बना रखा है, यानी कि अब मैसूर पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। जब चारों तरफ से हमला होगा तो ऐसे में आप ध्यान देंगे कि शुरुआती दौर में जो दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा। 1790 में टीपू ने जनरल मेडोज के नेतृत्व में अंग्रेजों को सफलतापूर्वक हरा दिया। हाउएवर in 1791 General Cornwallis assumed leadership and led a large army from Ambur and Vellore to Bangalore, which was captured in March 1791। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अटैक है ना, ये ऐसे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए भारी पड़ रहा है कि इसमें मराठा और निजाम का समर्थन मिल रहा है। मराठा और निजाम दोनों सपोर्ट कर रहे हैं किसको, अंग्रेजों को, और इस कारण से वो श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी है। और देखते ही देखते वो कोयम्बटूर पर भी कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसे में अब टीपू 3-4 तरफ से घिरा हुआ है और इस प्रकार से टीपू मजबूर हो गया क्या करने के लिए, एक संधि करने के लिए, जिसे आप कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई उसने टीपू सुल्तान के पावर को काफी वीक कर दिया, क्योंकि इस संधि की शर्तें जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि टीपू काफी कमजोर हो जाएगा। क्या कमजोर हो जाएगा, देखो, सबसे पहले तो जो कहा जा रहा है कि विजयी दलों ने मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यानी कि जो अंग्रेज मराठा निजाम जीते हुए थे तीसरे एंग्लो मैसूर में, उन्होंने मैसूर के आधे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। अंग्रेजों ने 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार तट पर कब्जा कर लिया। मराठों ने तुंगभद्रा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैसूर, यदि ये मैसूर है तो मैसूर के इधर की टेरिटरी, इधर की टेरिटरी, इधर की टेरिटरी, इधर की टेरिटरी, ये सारी कंट्रोल में जा रही दूसरे के। तो अब आपके पास रह जाएगी आपकी छोटी सी राजधानी। ऐसे में कोई भी शासक होगा बड़ा कमजोर हो जाएगा। और इतना ही नहीं था, 2 करोड़ रुपए मांगे गए। जब तक ये सब सारी शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक टीपू सुल्तान के 2 बेटे इंग्लिश कस्टडी में रहेंगे। इस प्रकार की शर्त रखी गई श्रीरंगपट्टनम की संधि में। और 2 नहीं, माफ करिएगा, यहाँ पर 3 करोड़ रुपए, ठीक है। आप देखिए 2 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया। तो उस जमाने में आप समझिए कि किसी शासक को 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा तुरंत चुकाना था, हर्जाना ही नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि 3 करोड़ का आधा हिस्सा तुरंत दीजिए। ऐसे में खजाना बिल्कुल खाली हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। और जब तक ये सब आप नहीं कर पाते हैं तब तक जमानत के तौर पर आपके 2 बेटे अंग्रेजों के बंधक बने रहेंगे। इन हालातों में यदि आप टीपू सुल्तान होंगे तो आप अपनी बहादुरी का क्या परिचय देंगे जी, टूट जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे। और यही हुआ। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बड़ा कमजोर कर दिया। इतना कमजोर कर दिया कि अब टीपू सुल्तान चाह करके भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसे में जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होगा वो देखिए कैसे होगा, उसको समझिएगा। कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि में सभी निर्धारित शर्तों को पूरा किया और अपने बेटों की रिहाई सुनिश्चित की। लेकिन 1796 में वाडियार राजवंश के हिंदू शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने वाडियार के नाबालिग बेटे को सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसे में उसकी अपमानजनक हार और श्रीरंगपट्टनम द्वारा लगाई गई शर्तों का बदला लेने की इच्छा से प्रेरित हुआ सुल्तान का पद लगता था। नहीं, ऐसा लगता था कि हम वहां से हार के आए हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि हमारे ऊपर एक प्रेशर है, उसके बावजूद हम क्या करेंगे, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। यानी कि वाडियार डायनेस्टी का सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। ऑन अप्रैल 1799 कहा जा रहा है कि वह समय आ गया है जो श्रीरंगपट्टनम की पतन की तरफ आगे ले जा रहा है। कैसे?
टीपू सुल्तान के सामने एक ऑप्शन रखा जा रहा है लॉर्ड वेलेजली द्वारा, जो कि आप पढ़ेंगे जब सब्सिडियरी लाइंस पढ़ेंगे तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लेकर के आता है और हैदराबाद उसमें सबसे पहले साइन कर लेता है। तो जब हैदराबाद सहायक संधि में शामिल हो गया तो वेलेजली को लग रहा है कि टीपू सुल्तान के सामने भी रखो, और टीपू सुल्तान डिनाई कर देता है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, सहायक संधि में हम अंग्रेजों के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में अटैक होता है टीपू सुल्तान की टेरिटरी पर और श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले उसकी अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट के साथ हार होती है और फिर उसका जनरल हैरिस के साथ हार होती है, यानी कि दो बड़े अंग्रेज अधिकारियों के साथ टीपू सुल्तान की हार होती है। फिर भी ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि ही वॉज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि ही वॉज टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं, टीपू को कहते हैं, और ये उसकी तलवार है, बहादुरी से लड़ा। उसने कहा भी कि 1000 दिन गीदड़ की तरह से जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह से जिया जाए। और इस प्रकार से अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए उसकी हत्या कर दी गई, मतलब वो वीरतापूर्वक युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ में आप याद रखेंगे कि मरने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के पिछले हिंदू शाही परिवार के एक लड़के को नया महाराजा चुना और उस पर सहायक गठबंधन प्रणाली लागू कर दी, यानी कि 1799 में मैसूर जो था वो किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया, यानी कि अंग्रेजी कंट्रोल में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप समराइज करें हमारी बात को, तो मैसूर को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज कुल 4 युद्ध लड़ते हैं। पहला 1767 में, 1767 में और 1769 में समाप्त करते हैं उसको, मद्रास की संधि होती है। दूसरा 1780 से 84 चलता है, मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। तीसरा 1790 से 92 चलता है और श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त होता है। और चौथा 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ होती है। ठीक है, इस प्रकार से 4 एंग्लो मैसूर के माध्यम से अंग्रेज मैसूर को अपना बना लेते हैं, अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ले आते हैं उसको 1799 में। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को मैसूर वाडियार डायनेस्टी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, नवाब ऑफ कर्नाटिक, अंग्रेज, मराठा और त्रावणकोर के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, माहे और करिकल का क्या ट्रेड इंपॉर्टेंस रहा है, ये पूरी कहानी को समझने में मददगार साबित होगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि पढ़ने के बाद जब आप फैक्ट नोट कर लेते हैं और एमसीक्यूज सॉल्व करते होंगे या मेंस का कोई क्वेश्चन देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस पर चलता होगा और ओपन होता होगा। तो डेफिनेटली आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। एक बार मुझे जरूर आप बताएं फीडबैक में कि कैसा लगता है आपको, क्या समझ आपकी विकसित होती है और किस प्रकार से आपको समस्याएं आती हैं, वो भी मुझे बताएं। ठीक है, नमस्कार।